बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की सबसे पहले शुरुआत मौसम से करते हैं। तो बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदलने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 21 और फिर 22 मार्च को बिहार के लगभग 70% हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा बिहार के 6 राज्यों में ओलावृष्टि भी होगी। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया है कि बिहार के कैमूर, बक्सर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 21 और फिर 22 मार्च को बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में तेज हवा चलने, भयंकर बारिश होने के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। शेखपुरा, खगड़िया, बांका, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय जिलों में ज्यादा गर्मी रह सकती है। दोस्तों बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। जहां बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया, जब विपक्ष ने आरोप लगाया है कि शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में काफी कम नामांकन होता है। जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट अस्पताल में नामांकन कम किए जाने को लेकर के विपक्षी दल के सदस्यों ने विधानसभा में वेल में आकर के हंगामा किया। विपक्षी सदस्य कुछ समय तक वेल में आकर के हंगामा करते रहे। इस मुद्दे पर सदन में शोर शराबा होता देख करके खुद सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद विपक्ष के सदस्य अपनी कुर्सी पर लौट आए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई बात है तो फिर लिख करके दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री से कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी यानी कि प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन स्थिति को देखें और फिर आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग कमजोर वर्ग के लिए दिन रात काम करते हैं। दोस्तों बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार में जहां पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा सुर्खियां बटोर रही है, वहीं पर कन्हैया कुमार जिस घर यानी कि लेफ्ट विचारधारा से निकल करके बाहर आए थे, वहीं से उनके खिलाफ भी रणनीति बनाई जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी जहां से कन्हैया कुमार के जरिए राजद की MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव को ध्वस्त करने की धमकी दे रही है, वहीं पर अंदर ही अंदर सीटों को लेकर के बार्गेनिंग करने में भी जुट गई है। जब वहीं पर महागठबंधन का हिस्सा बनकर के बीते चुनाव में राजद और फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली भाकपा और फिर माकपा जैसे लेफ्ट पार्टियां भी बदलो सरकार बचाओ बिहार मार्च निकाल करके महागठबंधन पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाकपा और माकपा ने अभी तक अपनी रणनीतियों और फिर योजनाओं का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर ये पार्टियां राजद के साथ चुनाव लड़ रही है। जब ऐसे में गठबंधन और सीटों के वितरण को लेकर के अंतिम निर्णय चुनाव से कुछ समय पहले लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा और फिर माकपा ने महागठबंधन का हिस्सा होकर के संयुक्त रूप से इस चुनाव लड़ा था, और इस बार भी दोनों पार्टियों की रणनीति गठबंधन और फिर सीटों के वितरण पर निर्भर करेगी, जो अगले कुछ महीने में स्पष्ट होगी। वहीं पर बिहार में एक तरफ कन्हैया कुमार कांग्रेस का झंडा बुलंद करने मैदान में उतर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के पुराने घर यानी कि भाकपा माले अन्य वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर के बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिलों में वामपंथ का झंडा बुलंद करने वाले हैं। बिहार में वामपंथ की मुख्य ताकत सामाजिक और फिर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में है। जब वामपंथी दलों का जनाधार मुख्य रूप से सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, भोजपुर, अररिया, पटना, नालंदा और बक्सर जैसे जिले में है। दोस्तों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, जब उन्होंने कहा था कि आयोग
बीजेपी के इशारे पर काम करती है। तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। चुनाव आयोग को लोकतंत्र और संविधान के लिए कैंसर करार दिया था। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि भाजपा ने चुनाव आयोग को हाईजैक करके रखा है। पीएम मोदी के इशारे पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, जब विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग कभी गंभीर नहीं रहा। वहीं पर राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा है कि तेजस्वी यादव लगातार जरूरी मुद्दों पर बात करते रहते हैं, जब वह पलायन रोकने और फिर रोजगार की बात करते हैं। वहीं पर बीजेपी के लोग सिर्फ वोट लेने के लिए रोजगार की बात करते हैं। बिहार की जनता भाजपा से पूछती है कि अच्छे दिन कहां गए, जहां हमारी 2 करोड़ नौकरियां कहां गई। इसलिए हम लोग मुद्दे पर बिहार की राजनीति को रखना चाहते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान औसतन हर दिन 1 और 2 दुर्घटनाएं या फिर पटरी से उतरने की घटनाएं होती थी। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2005-6 में जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंत्री थे, तब 698 दुर्घटनाएं और पटरी से उतरने की घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कार्यकाल में 395 दुर्घटनाएं और फिर पटरी से उतरने की घटनाएं हुई थी, जबकि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के रेल मंत्री रहने के दौरान दुर्घटना और पटरी से उतरने की घटनाएं मात्र 38 थी। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां पहले औसतन हर दिन 1 दुर्घटना होती थी, आज ये संख्या घटकर के मात्र 30 दुर्घटना प्रतिवर्ष रह गई है। अगर हम 43 दुर्घटनाएं भी शामिल कर लें तो भी कुल घटनाएं 73 होती है। इसका मतलब यही कि जो संख्या पहले लगभग 700 थी, वह अब घटकर के 80 से भी कम रह गई है, जो कि 90% की कमी आई है। दोस्तों, नालंदा में एक अनोखी शादी ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जब एक बीएमपी जवान ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। ये मामला सोमवार को नालंदा जिला के बाबा मनीराम अखरा मंदिर परिसर में सामने आया है, जहां पर बीएमपी जवान विपिन अपनी पत्नी नेहा को उसके प्रेमी रिक्की के साथ विवाह के बंधन में बांधते हुए देखता रहा। आपको बता दूं कि नेहा की शादी 1 साल पहले बीएमपी जवान से हुई थी, जिसका नाम विपिन है, उनसे हुई थी। लेकिन शादी के बाद ही यह खुलासा हुआ कि नेहा का 5 साल से किसी से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी नेहा अपने प्रेमी से मिलती रही और अंत में पति को छोड़ करके उसके साथ रहने की जिद पकड़ ली। रविवार को बिहार शरीफ के शिवपुरी इलाके से नेहा जब प्रेमी रिक्की के साथ भाग रही थी, तब उसके भाई ने दोनों को पकड़ लिया। परिवार के सामने जब नेहा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ विक्की के साथ रहना चाहती है, तो फिर आखिरकार सभी को झुकना पड़ा। जब विक्की को यह पता चला है कि उसकी पत्नी किसी और को चाहती है, तो उसने भी एक साहसी निर्णय लिया। परिवार की मौजूदगी में उसने बिना किसी विवाद के अपनी पत्नी नेहा की शादी उसके प्रेमी से करा दी। विवाह की रस्म पूरी हुई और फिर नेहा विक्की की दुल्हन बन गई। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या एक पुरानी और फिर गंभीर चुनौती रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद से ये निर्णय लिया है कि वे गांव, हाट, बाजार और फिर अन्य ग्रामीण इलाकों में चापाकल लगाएंगे। जी हां, इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पानी की समस्या ने न सिर्फ ग्रामीणों की जीवन शैली को प्रभावित किया है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाला है। जहाँ गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत और फिर शुद्ध पानी की कमी के कारण जल जनित बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस दिशा में चापाकल की स्थापना एक अहम कदम साबित हो सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ पानी की खपत को नियंत्रित करेगा, बल्कि ग्रामीणों को ताजे और फिर शुद्ध पानी की भी आपूर्ति करेगा। वहीं पर चापाकल लगाने के लिए पंचायती राज विभाग ने मार्क 4 श्रेणी के चापाकल लगाने का निर्णय लिया है। ये चापाकल उच्च गुणवत्ता के होते हैं और फिर उनका जल वितरण क्षमता भी अधिक होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से को फायदा पहुंचेगा। इन चापाकलों का डिजाइन और फिर निर्णय इस तरह से किया गया है कि ये अधिक समय तक टिकाऊ रहते हैं और कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बिहार में पुलिस पर हुए हालिया हमलों के बाद राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जब विपक्ष मुखर है, तेजस्वी यादव ने इन दुर्घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। जहां आरजेडी का कहना है कि ये अराजकता की स्थिति को दर्शाता है। जब सियासी आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने भी विपक्ष पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी साजिश करार दिया है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इन अपराधों में यादव समुदाय के लोग शामिल हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने मुंगेर
मुंगेर में सुरेंद्र यादव, अररिया में कांड करने का मुख्य आरोपी श्याम यादव और फिर पटना में फायरिंग करने का आरोपी यादव हैं। यह सब लोग जानते हैं कि बिहार में असली अपराधी कौन है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने राजद पर अपराधियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है जिसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी को कहा था कि उसे उसके इशारे पर नाचना होगा। जहां सम्राट चौधरी के अनुसार यह दर्शाता है कि अराजकता का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार इसमें शामिल है। दोस्तों, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फिर फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी की टीम ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की है। 4 घंटे की पूछताछ के दौरान ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ा अहम सवाल राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से पूछे हैं। तेज प्रताप यादव का पहली बार ईडी के सवालों से सामना हुआ। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को समन भेज करके पटना स्थित दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के समन पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर ईडी की टीम ने उनसे अलग अलग पूछताछ। इस मामले में ईडी पटना में लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ कर सकती है आज। वहीं पर राबड़ी देवी करीब 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां पर 11 बजे उनसे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। 4 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां दोनों मां बेटे से अलग अलग कमरे में ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने कई सवाल तेज प्रताप यादव और उनकी मां राबड़ी देवी से पूछे। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे सवाल यह है कि क्या सच में लालू प्रसाद यादव या फिर उनके परिवार जमीन के बदले नौकरी ली है, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपना राय रख सकते हैं। आपका इस पर क्या व्यू है, क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या सच में लालू प्रसाद यादव नौकरी के बदले जमीन ली है या फिर एक साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है, हाँ या ना? साजिश के तहत फंसाया जा रहा है या फिर सच है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े सवालों का मुख्यमंत्री अपने खास अंदाज में बड़ी ही सहजता से जवाब दे रहे हैं। आज विधानसभा में जब मीडिया के लोगों ने राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ से जुड़े हुए सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उसी खास अंदाज में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। दरअसल लैंड फॉर जॉब के केस में ईडी की टीम ने राबड़ी देवी और फिर तेज प्रताप यादव से करीब 4 घंटे पूछताछ की है। 4 घंटे तक दोनों माँ बेटा से पूछताछ की है। दोस्तों, राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शिकायत की है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर लगे नारे बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में ये जता दिया है कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वे बिहार में कन्हैया को आगे बढ़ाएगी या फिर राजद के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार अब तक बिहार कांग्रेस में पूरी तरीके से सक्रिय नहीं थे, क्योंकि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव उन्हें तेजस्वी यादव के लिए संभावित चुनौती के रूप में देखते रहे हैं। ये नाराजगी तब भी दिखी जब तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसमें कन्हैया भी मौजूद थे। जब सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और फिर उन नेताओं का है जो राजद के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। दूसरा गुट बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लारू, कन्हैया कुमार और फिर सांसद पप्पू यादव का है। पप्पू यादव खुले तौर पर कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि हवा और तूफान को कोई नहीं रोक सकता। बिहार कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को लेकर के असंतोष है। जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामजतन सिन्हा ने कहा था कि कन्हैया बिहार में ज्यादा प्रभावी नहीं है और पार्टी को अखिलेश सिंह जैसे नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। वहीं पर राजद और कांग्रेस के गठबंधन को बनाए रखने के लिए चर्चा चल रही है कि कन्हैया कुमार को वापस दिल्ली भेजा जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है। हालांकि नौकरी दो प्लान रोको यात्रा जो हाल ही में शुरू हुई है उसमें कन्हैया कुमार की अहम भूमिका है, इसलिए इसे अभी रोका नहीं जाएगा। लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से दूर रखा जा सकता है, जिससे कांग्रेस और राजद के बीच दोस्ती बनी रहे। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से एक ऐसा प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी उलझा दिया है। होली के दिन अपने प्रेमी संग फरार हुई 3 बच्चों की मां ने अब पुलिस को फोन करके दावा किया है कि उसके तीनों बच्चे पति के नहीं बल्कि उसके प्रेमी के। चौंकाने वाला मामला हरसिद्ध थाना क्षेत्र के ददही गांव का है। यह जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय मनीषा कुमारी अपने ही रिश्ते में लगने वाले भतीजे आकाश कुमार के साथ 14 मार्च 2025 को फरार हुई थी। जब पति चुनचुन राम को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने
हरसिद्ध थाने में मामला दर्ज कराया। लेकिन इस केस ने नया मोड़ तब लिया जब फरार महिला ने खुद पुलिस को फोन करके कहा कि उसके तीनों बच्चे उसके प्रेमी के हैं, जब पति के नहीं। उसने साफ कर दिया है कि वे ना तो उसके पति के पास लौटेगी और न ही बच्चों को सौंपेगी। बताया जाता है कि चुनचुन राम की शादी 22 अप्रैल 2014 को हरसिद्ध थाना क्षेत्र की रहने वाली मनीषा कुमारी से हुई थी। यह शादी के कुछ साल बाद 2017 में चुनचुन के पिता की जान चली गई, जिसके बाद वे परिवार के भरण पोषण के लिए बेंगलुरु मजदूरी करने चला गया था। इस दौरान मनीषा का संपर्क अपने भतीजे आकाश कुमार से बढ़ने लगा। चुनचुन राम ने बताया है कि पहले उसे पत्नी और फिर भतीजे के रिश्ते पर कोई भी शक नहीं था, लेकिन अगस्त 2024 में जब वो घर लौटा तो फिर दोनों को संदिग्ध स्थिति में देखा। इसके बाद उसने मनीषा को मायके भेज दिया और खुद फिर से बेंगलुरु चला गया। लेकिन इस बार जब होली पर वे घर लौटा तो फिर पता चला है कि उसकी पत्नी तीनों बच्चे के साथ प्रेमी से भाग चुकी है, प्रेमी से। इस घटना के बाद चुनचुन राम ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। उसका आरोप है कि पत्नी के प्रेमी आकाश कुमार के परिवार वाले उसे केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा न करने पर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। विभाग ने 3846 पदों पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इन भर्तियों के जरिए 287 राजस्व पदाधिकारी और 3559 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी ने हाल ही में विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया है कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के 8463 स्वीकृत पदों में से 4904 पदों पर कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 3559 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार राजस्व संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और फिर भूमि सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से ये भर्तियां की जा रही है। इससे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर विकास अवसर मिलेंगे। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और ऐसे में लालू परिवार पर ईडी की ओर से मिले समन पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि लालू परिवार को ईडी का समन नीतीश कुमार के लिए मैसेज है कि इधर उधर होइएगा तो फिर आप पर भी कार्रवाई होगी। जब मुकेश रोशन ने कहा है कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए ये किया गया है, इसके लिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को मोहरा बनाया जा रहा है। नीतीश डरे हुए हैं और फिर बीजेपी उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जब चुनाव आता है तो फिर बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराती है। लालू परिवार डरने वाला नहीं है। मुकेश रोशन हाथ में पोस्टर लेकर के विधानसभा में पहुंचे थे। बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने पोस्टर के जरिए सवाल उठाया। वहीं पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू परिवार को जब सत्ता मिली तो फिर इन लोगों ने नौकरी देने के बदले में लोगों से जमीनें ली। जिन लोगों ने देश को लूटा है उन सब को लौटाना होगा। देश को लूटने वालों पर कठोरात्मक कार्रवाई होगी। ईडी ने समन जारी किया है। दोस्तों, आरजेडी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बड़ा बम फोड़ दिया है। ऐसा हंगामा मचा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ललकार की ताकत देख करके मैदान में कूदना पड़ा है। यहाँ तक कि उन्हें लिखित में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील करनी पड़ गई है। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पिछले साल की केंद्र सरकार की एक चिट्ठी को सोशल मीडिया पर डालते हुए सवाल खड़ा किया था कि बेगूसराय में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के प्रयास से पिछले शताब्दी से शुरू किए गए मक्का अनुसंधान केंद्र को देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश से कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिख दिया है कि बेगूसराय के भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के केंद्रीय मंत्री रहते हुए ये हो रहा है। यह पत्र ऐसा वायरल हुआ कि भाजपा नेताओं की बार बार ये बताने पर कि जनवरी में ही वे आदेश वापस हो गया है। यह हंगामा शांत नहीं हुआ। आखिरकार अब गिरिराज सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर के याद दिलाया है कि इस बारे में उसकी जानकारी जनवरी में जो बात हुई थी उसे कागज पर भी लाया जाए। मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार के बेगूसराय से शिफ्ट नहीं किया जाए। हालांकि ग्राउंड पर मक्का अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा स्थित अरुणा नदी में मछुआरों ने अमेरिका की अमेजन नदी में पाए जाने वाले खतरनाक शिकारी मछली अमेरिकन कैटफिश
पकड़ी है। स्थानीय युवकों द्वारा मछली पकड़ने के दौरान कुल 5 कैटफिश जाल में फंसी है। जब ये मछली दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है और शिकारी स्वभाव की होती है। ये अन्य छोटी मछलियों को मार करके शिकार करती है, जिससे जलजीवों की स्थानीय प्रजातियों को खतरा हो सकता है। इस मछली की सबसे खास बात यह है कि इसके शरीर पर बिल्ली जैसी आकृति बनी होती है, जिसके कारण इसे अमेरिकन कैटफिश कहा जाता है। इस दुर्लभ और खतरनाक मछली के अरुणा नदी में मिलने से इलाके के लोगों में आश्चर्य और फिर दहशत का माहौल है। जब बड़ी संख्या में लोग इस मछली को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, जब विशेषज्ञ के अनुसार अगर ये प्रजाति स्थानीय जल स्रोतों में फैलती है तो फिर ये अन्य मछलियों के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, इन दिनों बिहार में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस चर्चा के बीच ही जेडीयू के नेताओं में नाराजगी देखने को मिली है और पार्टी छोड़ करके खिसकने लगे हैं। साथ ही साथ निशांत के पार्टी में आने पर पिता पुत्र के समझौते की बात करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कटिहार के काफी पुराने और बीजेपी नेता नलिन मंडल भी बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में शामिल हुए। दरअसल मंगलवार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कटिहार के रहने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल ने कटिहार जिला स्तर के अन्य 4 नेताओं के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। इनकी सदस्यता आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने दिलाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी 5 नेता पहले से आरजेडी में ही थे और फिर अप्रैल 2024 में राजद को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन मात्र 11 महीने में ही जेडीयू में रह सके और अब जब निशांत कुमार के आने की चर्चा उठने लगी तो फिर पार्टी बदल दी। हालांकि चुनाव के वक्त दल की अदला बदली कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन 5 नेताओं में सबसे प्रमुख समरेंद्र कुणाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर निशांत कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पिता पुत्र अब पार्टी चलाने के लिए आपस में समझौता कर रहे हैं। समरेंद्र कुणाल ने कहा है कि हम लोग कुछ उम्मीद लेकर के जेडीयू में गए थे, लेकिन अब जेडीयू नहीं बल्कि भाजेडीयू हो गई है और पूरी तरीके से बीजेपी के इशारों पर चल रही है। दोस्तों, राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर शिकंजा कसते हुए पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी के समन पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती पर सुबह 10 बजे पटना वाले ईडी कार्यालय में पहुंच गई। जब वहीं पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव 12:15 बजे पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव से बुधवार को पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, अमेरिका की फेमस मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजा है। जेडीयू के सांसद संजय झा ने इस बात की जानकारी दी है। सांसद संजय झा ने बताया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएम नीतीश कुमार से अप्रैल के महीने में ऑनलाइन समय मांगा है। जहाँ सांसद ने यह भी बताया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीएम बिहार के विकास और फिर विजन पर चर्चा करेंगे। जेडीयू सांसद ने बताया है कि इस कार्यक्रम में अगले 10 साल के लिए बिहार को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के विजन पर चर्चा होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट यूनियन की तरफ से संपर्क किया गया है। इस बात पर चर्चा होगी कि बिहार कैसे एक बीमार राज्य से इमर्जिंग हब बन गया। सांसद ने बताया है कि खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस और फिर बिहार का आर्थिक विकास, ये उनकी नज़र में पूरा स्टडी केस है। जब बिहार के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री का क्या विजन है और फिर बिहार के विकास में सीएम नीतीश कुमार का क्या रोल रहा है, इस पर चर्चा के लिए उन लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के से समय मांगा है। हालांकि ऑनलाइन ही समय मांगा गया है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर बिहार में अपराध के आंकड़े गिना करके नीतीश सरकार पर हमला बोलते हैं। अब जेडीयू प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में क्राइम और फिर करप्शन के आंकड़े गिनाए हैं। जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपराध के मामले पर गलत बोल रहे हैं, वह आंकड़ा कहां से लाएं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने माता पिता के राज्य का आंकड़ा बताना चाहिए। लालू राबड़ी राज में 67,000 से अधिक लोगों की जान गई, जहाँ 5,333 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। 1900 से अधिक पुलिसकर्मियों की जान गई। 321 थानों पर हमला हुआ। एक सवाल के जवाब में नीरज ने कहा कि लालू प्रसाद यादव इसी के लिए जाने जाएंगे कि उन्होंने अपने परिवार को न्यायिक मामले में फंसाया है, जहाँ उनके परिवार की पेशी होती रही, अवैध संपत्ति सृजित किया, करोड़ों की जमीन बनाए तो फिर उसका फल भुगतना होगा। जब नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया, रेल मंत्री होते हुए गलत किया, आरोप लगाया कि तेजस्वी पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड है।
दोस्तों, बिहार में शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में लंबे समय से शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये एक खुशखबरी है। जब बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये घोषणा की है कि बीएससी शिक्षक बहाली के चौथे चरण की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू की जाएगी। बिहार सरकार की ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब बीपीएससी शिक्षक बहाली के माध्यम से न केवल बिहार के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी, बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करने होंगे। जब बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकेतर कर्मचारी की कमी है, जिसे इस बहाली प्रक्रिया के जरिए पूरा किया जाएगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि बीपीएससी के चौथे चरण में शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली का भी प्रस्ताव है, जहाँ इन कर्मचारियों का कार्य स्कूलों और फिर कॉलेजों में सहायक भूमिका निभाना होगा। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके सरकारी कर्मी तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें राज्य कर्मी की तरह वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतनमान का लाभ दिलाने को लेकर के वित्त विभाग से सिफारिश की जाएगी। यह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर 2019 से EPF योजना का लाभ दिया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 5% का अंशदान दिया गया है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया है। यह स्थानीय निकायों के शिक्षकों के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई है। इसके साथ ही बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली भी लाई गई है। यह सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली के तहत नए पद सृजित किए गए हैं। ये पद 7वें वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद किए गए हैं, जिसके तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000 रुपये, 6 से 8 तक के शिक्षकों को 28,000 रुपये और 9 से 10 तक के लिए 31,000 रुपये और 11 से 12 के शिक्षकों को 32,000 रुपये प्रारंभिक वेतनमान निर्धारित किए हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, BSEB की तरफ से यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। रिजल्ट को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और secondary.biharboardonline.com पर जारी होगा। जब बोर्ड की तरफ से रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी होती है। इस कड़ी में बिहार बोर्ड की तरफ से टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड में टॉपर्स वेरिफिकेशन क्यों होता है, टॉपर्स वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। अगर आप बिहार के रहने वाले तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार पुलिस में कांस्टेबल की 19,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। जब 12वीं पास के लिए बिहार पुलिस में नौकरी पाने का गोल्डन चांस है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से शुरू हो गया है। जब पुलिस कांस्टेबल बनने के इच्छुक युवा BC की वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जिला पुलिस और फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में होगी। दोस्तों, कन्हैया कुमार अपने बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और ये यात्रा नौकरी दो पलायन रोको इस यात्रा का नाम रखा गया है। यह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के तहत कन्हैया कुमार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान कन्हैया कुमार ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ी। इस कविता को पढ़ते हुए कहा कि कहाँ तो तय था कि चिराग हर घर के लिए, ये तो चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। आगे उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार की 2 करोड़ की नौकरी देने की घोषणा छलावा साबित हो रही है। जब सरकार को 1.5 लाख लोगों को बहाल करना था, लेकिन जिनका परीक्षा परिणाम आया और उनको नियुक्ति पत्र देनी थी, उनको भी नौकरी नहीं मिली। ये कांग्रेस की ओर से गांधी जी के भीतर हवा आश्रम से रविवार को आरंभ पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को बेतिया में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर 5वां आदमी भारतीय है, लेकिन यहाँ के समाज का दुर्भाग्य है कि बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि तमाम जगह दाल भात और फिर चोखा खाकर के परीक्षा की तैयारी लोग छात्र करते हैं। एक तो युवक परीक्षा का परिणाम नहीं आता, और आता भी तो है तो फिर उसको नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि ये अन्याय के खिलाफ पदयात्रा कांग्रेस की पदयात्रा नहीं, बल्कि हर उस बेरोजगार नवयुवक और फिर पलायन करने वाले मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा है। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है, क्योंकि बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,000
500 से अधिक खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस भर्ती के तहत विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत अधिकारियों और फिर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने इसकी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे बिहार में बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं पर राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग में वर्तमान में कई पद खाली हैं, जो खास करके राजस्व कर्मचारी के 3559 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप रोजगार पा सकते हैं। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब आपको इबादत करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं जब आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने से पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लगातार बिल पर बिल लाए जा रहे हैं, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में सिर्फ इसलिए आए हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। जब मुसलमानों के धार्मिक आजादी को छीन करके दोयम दर्जे का एहसास कराया जाए। जी हाँ, यहाँ पर तो कहते हैं कि संविधान का राज है और देश संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों के धार्मिक आजादी छीनी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश कराई जा रही है, एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार योजना बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, प्लान किया जा रहा है, तो ऐसे में लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब आपको अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए भी परमिशन लेना पड़े। जी हाँ, अब ऐसा लगता है कि वह वक्त आ चुका है जब आप CAA NRC के तरह सड़कों पर बैठे थे, या सड़कों पर बैठ करके रात भर दिन भर बैठ करके इसको वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब लगता है कि फिर से वह दिन आ गया है जब फिर से आपको लगता है कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जहां आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर इस लॉ का आगाज हुआ है, इस विरोध प्रदर्शन का आगाज हुआ है। तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप दिल्ली जंतर मंतर पर ना जाएं तो आप अपने घर में संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करें और इस जालिम सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आप अपनी बातों को रखते हुए इस बिल को वापस करवाएं, क्योंकि जिस तरह से आपने इससे पहले CAA NRC को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया, इस बिल को वापस करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, अब लगता है कि वे दिन दूर नहीं जब आपको इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करना होगा। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देश भर के लोग जाकर के इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है। गैर मुस्लिम भी जाकर के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों के अधिकार के खिलाफ है, ये मुसलमानों के धार्मिक आजादी के खिलाफ है। आपको बता दूं कि ये विरोध प्रदर्शन CAA NRC जैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, जहां मुस्लिम संगठन अब सड़कों पर उतर चुकी है, धरना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के जमीयत उलमा हिंद समेत तमाम मुस्लिम संगठनों द्वारा 13 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU और चंद्रबाबू नायडू की TDP जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति यानी कि JPC की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे, यानी कि TDP और JDU भी इस बिल के खिलाफ नहीं जाएंगे, इस बिल का सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, इस बिल को पास कराने के लिए अपना मतदान देंगे, अपना वोट देंगे। जिसके बाद क्या होगा, आपको बता दूं कि इधर मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी, ईद के जस्ट बाद ही। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। यह होली से एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को कॉल दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक रिकॉर्ड मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और फिर दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। सैफुल्लाह रहमानी ने दीन का हवाला देते हुए मुसलमानों से कह रहे हैं कि जाग जाओ, घरों से निकलो, अगर वक्फ बिल पास हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर लेगी। अगर ये सब रोकना है तो फिर एकजुट हो जाओ। 13 मार्च को दिल्ली पहुंचो और सरकार को अपनी ताकत
ताकत दिखाओ। वहीं पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी करके कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सरकारों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर ये सब रोकना है तो एकजुट हो जाओ और दिल्ली मार्च में पहुंचो और सरकार को अपनी ताकत दिखाओ। वहीं पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी करके कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब पिछले 12 सालों से मुसलमान धैर्य और फिर संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन जब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और फिर आपत्तियों को नजरअंदाज करके जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जब खास करके अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। वहीं पर अरशद मदनी ने कहा कि हम ऐसा कोई भी कानून स्वीकार नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत से नहीं। ये मुसलमानों के अस्तित्व का दोस्तों अभी मौसम काफी खराब है और इस मौसम में किशनगंज में लगातार आग लगी की घटना हो रही है। लगातार घर जल रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को उन माता बहनों तक आप जरूर पहुंचाएं जो खास करके घर का काम करती हूं और खाना बनाती हैं, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि किशनगंज में लगातार आग लगी की घटना हो रही है। और इस तरीके की आग लगी की घटना इस मौसम के कारण हो रही है, क्योंकि मौसम काफी खराब चल रहा है और इस मौसम में लगातार आग लगी की घटना हो रही है। लगभग हर साल इस मौसम में आग लगती है और लोग बर्बाद होते हैं, जब उनकी जाने माले तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में इस वीडियो को उन माता बहनों तक पहुंचाएं या फिर उन लोगों तक पहुंचाएं जो खास करके खाना बनाने का काम करती हूं, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे किशनगंज सीमांचल की महिलाएं खाना बनाते समय और भी कोई काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से इधर आग लगने का खतरा काफी बना रहता है और इस तरह के हादसा होते हैं। जहाँ आज भी आग लगी घटना हुई है और यह आग लगी घटना किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में हुई है, जिसमें से कई घर जलकर के राख हो गए, तबाह हो गए। कुछ दिन कल भी आग लगी घटना हुई थी कोचार धामन के मोहम्मदनगर में, या उससे पहले भी किशनगंज के पोठिया में आग लगी घटना हुई थी 2 दिन पहले में। लगभग आप देखेंगे तो रोज इस तरीके की आग लगी घटना हो रही है